हेलो एवरीवन। विनोद केमिस्ट्री क्लब में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार जांगड़ फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम डाइसैकराइड को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट डाइसैकराइड पढ़ेंगे लैक्टोज, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था सुक्रोज और माल्टोज। ओके, लैक्टोज के बाद में पढ़ेंगे पॉलीसैकराइड, और पॉलीसैकराइड के बाद में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद में प्रोटीन चलेगा। तो स्टूडेंट्स, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए, आपको पता चले कि मैंने नया वीडियो डाल दिया है। और वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आता है लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और नए नए तरीके से आप वीडियो बना सकें। जितने लाइक बढ़ेंगे हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। शेयर भी कर दे दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लैक्टोज के बारे में। और ये थर्ड डाइसैकराइड हमारा, और हमारे सिलेबस में है लैक्टोज। लैक्टोज को ना मिल्क शुगर यानी कि दुग्ध शर्करा कहा जाता है। मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा कहते हैं लैक्टोज को। क्यों? क्योंकि ये स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है, अधिक मात्रा में होता है स्तनधारियों के दूध में। तो ये शर्करा जो होती है, लैक्टोज जो होता है, वो स्तनधारियों के दूध में उपस्थित होता है, इसीलिए इसे मिल्क शुगर यानी दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैक्टोज के गुणधर्मों की, प्रॉपर्टीज ऑफ लैक्टोज। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लैक्टोज का जो अणुसूत्र होता है, क्योंकि एक डाइसैकराइड है इसलिए इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है C12H22O11। डाइसैकराइड का होता है, तीनों का यही होगा। अब डिपेंड करेगा, जब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो उससे क्या क्या इकाइयां प्राप्त हो रही हैं, मोनोसैकराइड इकाइयां कौन कौन सी बन रही हैं ना, उनसे पता चलेगा कि ये लैक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज। ओके, तो इसका अणुसूत्र हो गया। अब देखिए, दूध से जब हम इसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, हमें मावा प्राप्त होता है व्हाइट कलर का। जब इसे और ज़्यादा मतलब उबाल देते हैं तो ठोस हो जाता है और वो व्हाइट रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब इससे प्राप्त किया जाता है, जो भी लैक्टोज बनाया जाता है, इसे लिया जाता है, तो ये जो शर्करा होती है ये सफ़ेद रंग की होती है, दाने से होती है। इसमें क्रिस्टलीय ठोस होता है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टल ठोस होता है, और ये जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है, जल में विलय होता है, जल में घुलनशील होता है। तथा एल्कोहल ईथर, जो एल्कोहल होता है, ईथर होता है, कार्बनिक विलायक होते हैं इनके अंदर। अविलय डाइसैकराइड है, यानी घुलता नहीं है लैक्टोज। लैक्टोज का जो गलनांक होता है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस है इसलिए इसका गलनांक होता है, तो लैक्टोज का जो गलनांक होता है वो होता है 203 डिग्री सेल्सियस। 203 डिग्री सेल्सियस ये लैक्टोज का गलनांक होता है। स्टूडेंट, अगर हमें इस गलनांक को केल्विन में बदलना होता है ना, तो केल्विन में हम क्या करते हैं, 273 जोड़ देंगे 203 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो 273 जोड़ने के बाद में जो प्राप्त होगा मान, वो केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में मान दे रखा है लैक्टोज का गलनांक। ठीक है, और लैक्टोज जो होती है ना, वो एक अपचायक शर्करा है, जबकि सुक्रोज में हमने पढ़ा था अनपचायक होती है। लैक्टोज एक अपचायक शर्करा है, क्योंकि ये टोलेन अभिक्रमक और फेलिंग विलियन का अपचयन करती है। लैक्टोज होती है ना, दक्षिण ध्रुवण गुणक होती है, अर्थात PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। इस PPL के तल को दाईं ओर घुमाती है, इसीलिए दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। तथा यह परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है। और आपको बताया था मैंने, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या होता है, विशिष्ट घूर्णन, उसके बाद में समय के साथ उसका मान घटे या बढ़े, परिवर्ती ध्रुवण। तो ये परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाएगा, यानी कि इसका विशिष्ट घूर्णन अलग होगा और परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन अलग होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं लैक्टोज की स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की संरचना। अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि इसका जो अणुसूत्र होता है C12H22O11 होता है, सिंपली डाइसैकराइड है। तो जब इस अणुसूत्र के आधार पर हम इस अणुसूत्र के आधार पर हम ये पढ़ेंगे कि जब इसका जल अपघटन करेंगे तो कौन सी मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं और फिर इसकी संरचना कैसे होगी, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे लैक्टोज जो है, इसका जल अपघटन कराया जाता है सिंपली कि लैक्टोज हो, चाहे कोई भी पॉलीसैकराइड्स हो या डाइसैकराइड्स हो या ओलिगोसैकराइड्स हो, जल अपघटन सामान्यतः डाइल्यूट अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है।
यानी तनु अम्ल। तो यहाँ पे तनु खनिज अम्ल, खनिज अम्ल का मतलब है तनु HCl या तनु H2SO4 इसके साथ उपस्थिति में। और एक एंजाइम होता है लैक्टेज एंजाइम, आगे पढ़ेंगे अपन एंजाइम को। तो ये एज अनुलग्न लगा के एंजाइम का नामकरण किया जाता है क्रियाकारक अणु के आगे, तो ये भी पढ़ेंगे हम एंजाइम के बारे में। तो लैक्टेज एक एंजाइम होता है जो लैक्टोज जो होती है उसको ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है, ग्लूकोज में जो भी इसकी इकाइयाँ होती है मोनोसेक्राइड में बदलता है। तो खनिज अम्ल या लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका क्या कराया जाता है, जल अपघटन करवाया जाता है। तो इसमें अल्फा डी प्लस ग्लूकोज सॉरी बीटा डी प्लस ग्लूकोज व बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज की दो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। बीटा डी प्लस ग्लूकोज व बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज की दो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ प्राप्त होती है, अर्थात ये दो मोनोसेक्राइड इकाइयों से बना होता है अल्फा डी प्लस बीटा डी प्लस ग्लूकोज व बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज, इसलिए ये डाइसेक्राइड है। तो ये दो मोनोसेक्राइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। अब ये दोनों मोनोसेक्राइड इकाइयाँ, अब हमने पढ़ा था जब डाइसेक्राइड पढ़ा था या ओलिगोसेक्राइड पढ़ा था कि इनमें ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है और ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा ये जुड़ी हुई होती है। तो ये दोनों मोनोसेक्राइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ेंगी। तो देखो कैसे प्राप्त होती हैं, C12H22O11 जल अपघटन करवाया हमने, H2O लिया और इस जल अपघटन से दो मोनोसेक्राइड इकाई C6H12O6 C6H12O6। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे गलती से 22 है, ये गलती से है, यहाँ पे 12 आएगा, ये यहाँ पे ये गलती है। तो C6H12O6 है, ये 12 है 22 नहीं है। C6H12O6 C6H12O6 एक है बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज और एक है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो एक ग्लैक्टोज है एक ग्लूकोज है, अणुसूत्र सेम है, संरचना में डिफरेंट आता है। ग्लैक्टोज की संरचना में और ग्लूकोज की संरचना में मात्र एक डिफरेंट होता है, बाकी लगभग सेम होती है इसकी संरचना। कैसे होती है देखिए, 6 कार्बन होते हैं ग्लैक्टोज के अंदर भी, यहाँ पे 3 कार्बन मैंने लिए, तो 3 कार्बन नहीं, मैंने एक कार्बन ऊपर का छोड़ दिया है और मैंने दूसरे कार्बन से स्टार्ट किया। ये दूसरा कार्बन है और दूसरे कार्बन पे चूंकि हमें पता है OH इधर है और H इधर होएगा। फिर तीसरे कार्बन पे हमने फ्रैक्टोज और ग्लूकोज के लिए पढ़ा था, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के लिए पढ़ा था कि तीसरे कार्बन पे OH समूह होता है वो किधर होता है, बाईं ओर होता है, ठीक है। और अब हम यहाँ ग्लैक्टोज की बात करते हैं, तो ग्लैक्टोज के अंदर ना चौथे कार्बन पे भी OH समूह किस ओर होता है, बाईं ओर होता है, बस ये अंतर होता है। बाकी इसके भी पहले कार्बन पे CHO समूह होता है और लास्ट वाले कार्बन पे CH2OH होता है। केवल तीसरे और चौथे कार्बन पे जो है OH समूह बाईं ओर होता है, ये यहाँ पे इसमें डिफरेंट होता है ग्लैक्टोज की संरचना में, जैसे यहाँ पे दर्शाया भी गया है। ये मैंने दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा कार्बन लिया था, यहाँ पे बीच वाले 3 कार्बन है। तो यहाँ पे देखो दर्शाया गया है ग्लैक्टोज की संरचना ये रही। ये यहाँ पे जो है वो बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो देखिए ये रही ग्लैक्टोज की संरचना, आपको पता है ये पहला CHO समूह वाला कार्बन था, ये दूसरा है, ये वो अभी दर्शाया था अभी, तीसरा और चौथा कार्बन ये है, पांचवा ये है और छठा ये है। तो तीसरे और चौथे पे देखिए OH समूह किस ओर है, बाईं ओर है, बस ये अंतर होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की संरचना में, बाकी कोई डिफरेंट नहीं होता है, लगभग समान संरचना होती है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसी की। तो 2 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं लैक्टोज के जल अपघटन से, बीटा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है। अब यहाँ पे लैक्टोज की संरचना की बात करते हैं। बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज का जो कार्बन होता है C1, देखो यहाँ पे ये रहा, ये पहला कार्बन है, ठीक है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है ऊपर, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा है और ये छठा है। तो पहले कार्बन का CHO समूह है वो वाला कार्बन और बीटा डी प्लस ग्लूकोज का चौथा कार्बन, देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा कार्बन, यहाँ पे ये ग्लाइकोसाइडिक बंध बना है। तो ग्लैक्टोज की संरचना में बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज का तो C1 कार्बन तथा बीटा डी प्लस ग्लूकोज का C4 कार्बन आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखो ये रहा ग्लाइकोसाइडिक, तो पहला और चौथा, ठीक है, तो पहला और चौथा, तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। देखो ये रहा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध। इस प्रकार से एक OH इसका, एक OH इसका, H2 निकल जाएगा, O से ये दोनों बंध बना लेंगे। तो इस प्रकार से 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज सॉरी बीटा डी प्लस ग्लूकोज है और ये बीटा डी प्लस ग्लैक्टोज, ओके। तो ये इसकी जनरली संरचना हो गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं
लैक्टोज की हावर्थ संरचना, हावर्थ संरचना इंपॉर्टेंट रहेगी। हावर्थ संरचना ध्यान रखना, मैंने बताया 2021 के लिए हावर्थ संरचना आपकी बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 18, 19, 20 में नहीं आई है। और चांसेस लगता है अगर अगर कार्बोहाइड्रेट में से आता है तो हावर्थ संरचना आपकी बार पूछी जा सकती है, तो इसका ज़्यादा चांस बन रहा है। हावर्थ संरचना अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि ग्लूकोज की और फ्रैक्टोज की अगर हावर्थ संरचना याद रखेंगे ना, आगे की बन जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज की हावर्थ संरचना है अल्फा और बीटा, तो ये तो बीटा है। तो यहाँ पे ग्लैक्टोज आ गया नया कि ग्लैक्टोज की संरचना बताइए ग्लूकोज जैसी होती है, केवल चौथे कार्बन के वैसे बाईं ओर होता है। तो यहाँ पे इसकी इस प्रकार से हावर्थ संरचना होगी। देखिए, तो वही बीटा के लिए क्या करेंगे, ओ एच ऊपर की तरफ होता है, एच नीचे की तरफ, तो बीटा ग्लैक्टोज है ये। अब ग्लैक्टोज है तो ओ एच एच, फिर एच ओ एच दूसरे कार्बन पे, फिर तीसरे पे ओ एच ऊपर की तरफ यानी बाईं की तरफ है। बाईं वाला जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है और दाईं तरफ होता है वो नीचे होता है, तो बाईं ओर है, इसलिए ओ एच ऊपर। चौथे पे भी क्या होता है, ओ एच ऊपर की तरफ, चौथे कार्बन पे ओ एच ऊपर की तरफ, तो इसीलिए ये ग्लैक्टोज की संरचना होगी, तीसरे और चौथे कार्बन पे ओ एच ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज की, वही ओ एच एच, ये तो सेम होगा, पहले और दूसरे कार्बन पे एच ओ एच, तीसरे पे ओ एच ऊपर की तरफ, एच नीचे की तरफ, चौथे पे एच ऊपर की तरफ तो ओ एच नीचे की तरफ, क्योंकि ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है। ग्लैक्टोज में चौथे पे भी ऊपर ओ एच होता है, जब ग्लूकोज में क्या होगा, ओ एच नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब यहां से देखो, इस ग्लूकोज का चौथा कार्बन और ग्लैक्टोज का पहला कार्बन, इन दोनों के मध्य देखो ये ओ एच था, ये यहाँ पे, और इसका ओ एच यहाँ पे H2 निकाल करके O के साथ में ग्लाइकोसाइडिक बंध बना लिया। अब कौन सा बंध बन गया, पहला और चौथा, तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा इस प्रकार से ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये आवर्त संरचना होगी, हमेशा ध्यान रखें कि आप लोग कई बार ये सोचते हो कि हावर्त संरचना ये बना रहे हैं, ये किस किस प्रकार से बनेंगी, कि आप नीचे वाला ऊपर कर देते हो, ऊपर वाला नीचे कर देते हो। तो आप ध्यान रखें, जो आपने इससे पहले जो चक्रीय संरचना पढ़ी थी ग्लूकोज की और फ्रैक्टोज की, तो इस चक्रीय संरचना में जैसे इस प्रकार से होती है, चक्रीय संरचना में जैसे ये पहला कार्बन है, ये तो CHO हो जाता है, सॉरी, ये पहला कार्बन है, ये तो CHO हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कार्बन पे क्या होगा, OH इस तरफ आ जाएगा, H इस तरफ आ जाएगा, फिर इस CHO का जो कार्बन है वो यहाँ पे एक हेमी एसिटाइल संरचना बनाएगा। तो यहाँ पे देखो वो ही बना देते हैं सिंपली, अल्फा या बीटा जो भी हो, यहाँ पे तो आ जाएगा OH, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा H, और ये जो है यहाँ से एक बंध बनाएगा, तो ये हो गया एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, और ये छठा कार्बन CH2OH, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये, अब पहला कार्बन ये हो गया, ठीक है, फिर दूसरा कार्बन ये हो गया, दूसरे कार्बन पे OH इस तरफ ही होगा, H इस तरफ होगा, OH इस तरफ होगा, तीसरे कार्बन पे ये इस तरफ होगा, फिर ये इधर चौथे कार्बन पे OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, फिर पांचवें कार्बन पे ये देखो OH था, वो यहाँ पे एक हेमी एसिटाइल संरचना, तो इस प्रकार से जुड़ जाएगा, H यहाँ रह जाएगा, CH2OH ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये बड़ी संरचना बनती है। अब इसके अंदर हम देखें, ये तो हो गया हमारे, देखो ये ये तो दाईं तरफ हो गए सारे, और ये किधर हो गए, बाईं तरफ हो गए। तो ये जो दाईं तरफ वाले हैं और ये बाईं तरफ वाले, दाईं तरफ वाले हमेशा नीचे की तरफ आएंगे और बाईं तरफ वाले हमेशा ऊपर की तरफ लिखना है आपको, बस इतना सा करना है, अपने आप हो जाएगा सब। ठीक है, इस चक्रीय संरचना में ये चक्रीय संरचना बनाओगे आप, उसके बाद में दाईं तरफ वाले नीचे की तरफ और बाईं तरफ वाले ऊपर की तरफ, आपके देख लो ये चक्रीय संरचना बना करके हाथ जो जिस तरफ है, तो ये अपने आप ही बन जाएगी। हावर्त संरचना में इस प्रकार में करता है, दाईं तरफ वाले जो है ना वो नीचे की तरफ होंगे और बाईं तरफ वाले ऊपर की तरफ होंगे। ये हावर्त संरचना में आपको करना है, बनाना है, अपने आप आ जाएगी हावर्त संरचना किस प्रकार से बनती है, वो आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं, ये लैक्टोज खत्म हुआ, हमारा डाइसैक्राइड खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ इस लैक्टोज के साथ में। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड यानी हमने शुरू में पढ़ा था, जब वर्गीकरण पढ़ा था, तो पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है वे कार्बोहाइड्रेट्स या वे शर्कराएं जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। तो पॉलीसैकेराइड प्राकृतिक बहुलक होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मोनोसैकेराइड इकाइयां इसके अंदर जुड़ी हुई होती हैं। इसके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। देखो अभी जो बताया था अपन, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, यानी 10 नहीं, 10 तक तो ओलिगोसैकेराइड, 10 से ज्यादा 11, 12, 13, 14, 15 इस प्रकार से आगे तक चलती जाएंगी। तो ये 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां अगर जल अपघटन से प्राप्त होती है तो उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड, है ना।
तो ये हमने पढ़ा था। और इसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड इकाइयाँ होती है, इसलिए इसे प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर। इसके नेक्स्ट अगला वाला जो पार्ट आएगा अपना 15th लेसन, वो पॉलीमर का ही आएगा, वो पढ़ेंगे अपन। इनका जो सामान्य सूत्र होता है इसका पॉलीसेक्राइड्स का, वो होता है C6H10O5 का होल एन एन का मतलब बहुत सारे होते हैं ना, 10 से अधिक, इसलिए C6H10O5 होल एन होता है इसका अणु सूत्र, यह सामान्य सूत्र किसका, पॉलीसेक्राइड्स का। अब यहाँ बात करते हैं, ये अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वादहीन होते हैं, यानी इनमें कोई स्वाद नहीं होता, अक्रिस्टलीय होते हैं, तथा जल में अविलय होते हैं। क्योंकि ये जल में अविलय होते हैं तभी ये क्रिस्टलीय होते हैं, और इनमें कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए इन्हें अशर्कराएं भी कहते हैं। अब देखिए, अब हमने पढ़ा था अशर्करा, जब हमने पढ़ा था शर्करा और अशर्करा भौतिक गुणों के आधार पर इसका वर्गीकरण, तो वहां पे शर्करा था स्वाद में मीठी, जल में विलय और क्रिस्टलीय प्रवृत्ति की, जबकि अशर्करा क्या होती है, स्वादहीन, जल में अविलय और अक्रिस्टलीय प्रवृत्ति की, तीनों गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अशर्करा भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गोंद, इंसुलिन आदि। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, ये भी एक पॉलीसैकेराइड होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे सिलेबस में जो है, तो हमारे सिलेबस में जो है पॉलीसैकेराइड में 2 हैं सिंपली, ग्लाइकोजन है नहीं, लेकिन फिर भी इसकी 2-3 लाइनें पढ़ेंगे अपन जो इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे स्टार्च और सेलुलोज, ये इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में कंप्लीटली, तो इनका कंप्लीटली अध्ययन करेंगे स्टार्च और सेलुलोज का। ओके, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हो गया स्टार, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गोंद, इंसुलिन आदि। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य हैं, जैसे स्टार्च व सेलुलोज होते हैं, वो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण कौन है, स्टार्च और सेलुलोज। ये क्या करते हैं, ये स्टार्च और सेलुलोज जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर संग्रहित रहते हैं। तो जो ग्लाइकोजन है वो एक एज ए स्टार्च के रूप में हमारे शरीर में संग्रहित रहता है। सेलुलोज जो होता है वो पेड़ पौधों में होता है, और स्टार्च जो होता है वो सामान्यतः पेड़ पौधों में होता है। तो ये पौधों से हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है दोनों, और दोनों ही पढ़ेंगे अपन, स्टार्च भी और सेलुलोज भी, दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। बेल आइकन को दबाए हुए तो उसमें ऑल और आगे तो ऑल पे आप नोटिफिकेशन पे क्लियर कर देंगे, उसको क्लिक कर देंगे, उसके बाद में आपको जो भी वीडियो डालेंगे उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।